तो आज हमारे सामने हैं डॉक्टर अंशुल कुमार दुबे के भेजे हुए कुछ स्रोत और उनमें बात हो रही है ज्योतिष शास्त्र की, गोल परिभाषा की। हाँ, लग रहा है कि हम आज ज्योतिष की जो बुनियादी संरचना है और ब्रह्मांड को देखने का इसका नजरिया, उसको समझने वाले हैं। तो इन स्रोतों को देखने का मकसद साफ है कि भाई ये ज्योतिष शास्त्र बना कैसे है, इसकी संरचना क्या है और ये गोल का क्या चक्कर है ना? चलिए देखते हैं इनमें क्या है। अच्छा, पहली बात तो यही उठती है कि ज्योतिष शास्त्र शुरू ही क्यों हुआ। स्रोत यही बताते हैं कि ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे, इनकी चाल, इनकी स्थिति और शायद इनके असर को समझने की जो कोशिश थी, उसी से इसका जन्म हुआ। बिल्कुल सही कहा। और इन स्रोतों में जो पहली चीज दिखती है वो है कि ये शास्त्र कितना व्यवस्थित है। मतलब इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों या कहें कि स्कंधों में बांटा गया है। एक है सिद्धांत स्कंध, दूसरा संहिता स्कंध और तीसरा होरा स्कंध। और हर एक का अपना खास काम है, अपना दायरा। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो शुरुआत करते हैं सिद्धांत स्कंद से। ये नाम से ही कुछ गणित जैसा लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह से गणितीय पक्ष है ज्योतिष का। स्रोत बताते हैं कि इसमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक के समय की गणना कैसे की जाए, ग्रहों की चाल एकदम सटीक कैसे पता चले, उनकी स्थिति जानने के गणितीय तरीके क्या हैं, और तो और खगोलीय पिंडों को देखने समझने के लिए जो यंत्र चाहिए उनका भी वर्णन है इसमें। तो एक तरह से ये ज्योतिष की वो गणित वाली रीढ़ की हड्डी है। एक स्रोत में इसी की बात हो रही है। यानी ये सिर्फ भविष्यवाणियां या फलित ज्योतिषी नहीं, बल्कि उसके पीछे इतनी ठोस खगोलीय गणनाएं हैं। कमाल है। अच्छा, अब ये दूसरा संहिता स्कंद, इसका भी जिक्र है। ये थोड़ा अलग लगता है। ये क्या था? स्कंद का दायरा शायद अलग था। एक स्रोत में एक संस्कृत श्लोक है, उससे ऐसा अंदाजा लगता है कि ये शकुन, अपशकुन या शायद बड़े पैमाने पर, मतलब पूरे समाज या देश पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, तो एक हो गया गणित, दूसरा हो गया सामूहिक घटनाएं या संकेत, फिर ये तीसरा वाला होरा स्कंद, ये क्या करता है? हाँ, तो होरा स्कंद क्या करता है, वो इन दोनों से मिली जानकारी को मतलब व्यवहारिक रूप देता है। स्रोत के अनुसार ये उन गणनाओं, सिद्धांत और संहिताओं से जो नतीजे निकले उनकी व्याख्या करता है। ऐसा लगता है कि ये ज्यादातर व्यक्तिगत स्तर पर जो भविष्यवाणियां होती हैं या जिसे हम आमतौर पर फलित ज्योतिष कह देते हैं, उससे जुड़ा है। जैसे जातक कर्म, मतलब किसी व्यक्ति के जन्म के समय के ग्रहों के आधार पर फलादेश करना वगैरह। तो ये तीनों मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। गणना, फिर सामूहिक संकेत और फिर व्यक्तिगत फल। ये संरचना तो काफी साफ दिख रही है। अच्छा, अब इन स्रोतों में एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, गोल विचार या गोल परिभाषा। इसका क्या मतलब है? एक स्रोत खास इसी पर है। हाँ, गोल विचार ये ज्योतिष का जो खगोलीय मॉडल है ना, उसका बिल्कुल केंद्र है। गोल का मतलब यहाँ भुवन से है, यानी ब्रह्मांड या पृथ्वी, जिसे एक गोले के रूप में सोचा गया। स्रोत बताते हैं कि इसमें वो खगोलीय गोला, जिसे अंग्रेजी में सेलेस्ट्रियल स्फीयर कहते हैं, उसकी परिभाषा है, उसका केंद्र क्या है। याम्योत्तर वृत्त यानी मेरिडियन, क्रांतिवृत्त यानी इक्लिप्टिक, अक्षांश, देशांतर, इन सब चीजों का अध्ययन शामिल है। असल में ये ब्रह्मांड को समझने और उसमें ग्रहों की स्थिति बताने का एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क। और हाँ, कुछ स्रोतों में गोल के स्वरूप को भी समझाया है कि ये बनता कैसे है ये गोल। जी हाँ, उसमें बताया है कि कैसे एक स्थिर व्यास रेखा यानी डायमीटर के ऊपर एक आधा वृत्त सेमी सर्कल खींचकर और फिर उसे नीचे की तरफ पूरा करके गोल यानी गोले का स्वरूप बनता है। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर ये उस समय ब्रह्मांड को एक ज्यामितीय आकार देने का तरीका था। ऐसा करने से ये समझना आसान हो जाता था कि कौन सा खगोलीय पिंड कहाँ है, किधर जा रहा है। उनकी गणना करना आसान हो जाता था। एक तरह का मानसिक नक्शा था ये आसमान का। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये साफ हुआ कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ भविष्य बताने का कोई खेल नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली है। इसका सिद्धांत स्कंद है, जिसमें जटिल गणित है, संहिता स्कंद है, जो शायद सामूहिक संकेतों को देखता है, और होरा स्कंद है, जो व्यक्तिगत फल बताता है। और इन सबके पीछे खगोलीय पिंडों को समझने के लिए गोल यानी खगोलीय गोले की अवधारणा काम करती है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारतीय विचारकों ने गणित और व्याख्या
दोनों को मिलाकर ब्रह्मांड को समझने की एक अनूठी कोशिश की थी। इसमें सटीकता की तलाश भी दिखती है और उस सटीकता के आधार पर जीवन को, उसके प्रभावों को समझने का प्रयास भी। ये वाकई काफी गहरा है। अच्छा, चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। ये जो सिद्धांत स्कंध में इतनी जटिल गणितीय गणनाओं का जिक्र है, सृष्टि की शुरुआत से लेकर ग्रहों की एकदम बारीक चाल तक, आज तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन सदियों पहले बिना इन सब के लोग इन गणनाओं को असलियत में करते कैसे होंगे और वो कितनी सटीक रही होंगी? सोचने वाली बात है।